हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मिरेकलस ब्रदर की एपिसोड 3 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, समय खबर फैल जाती है कि डोंगजू ने वो बुक चुराई थी और अपने नेम से पब्लिश कर दी। और क्योंकि अब ये बात सामने आ चुकी है तो कोई भी अब उसकी बुक पढ़ना नहीं चाह रहा है। उसके खिलाफ बहुत सारी कोर्ट में पेटिशंस डाल दी गई है कि उसने इतने सारे लोगों को धोखा दिया है और उसकी वजह से पब्लिशिंग हाउस भी बंद हो चुका है क्योंकि अब उनकी कोई बुक्स भी नहीं खरीद रहा है। और डोंगजू ही सबसे परेशान था और वो एकदम से सुसाइड करने ही वाला था कि वो देखता है कैंग सेन की आंखें ब्लू थी और वो उससे कहने लगता है कि इस बुक को कभी पब्लिश नहीं होना था। और तभी डोंगजू बिल्डिंग से गिर जाता है, बट एक्चुअल में सारा उसका सपना था और वो तभी उठ जाता है। तभी उसके पास चीफ एडिटर का कॉल आता है। वो उसको बता रही होती है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए आना पड़ेगा, बट डोंगजू मना कर देता है। तभी वहाँ पर म्योंगसुक आ जाता है और वो डोंगजू से बोल देता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगे तो तुम्हारे बारे में एक दूसरे टाइप का आर्टिकल छपेगा जिसमें मैं ये छपवा दूंगा कि कैसे तुमने कल मेरा असॉल्ट किया था। पर डोंगजू भी कह देता है कि जो तुम्हें करना है कर लो, क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा टेंशन में था कि उसके घर पे आया कौन था। वो उसी के बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा था। फिर दिखाते हैं हॉस्पिटल में कैंग सेन अपने कपड़े देख रहा होता है जिन कपड़ों में वो यहाँ पर आया था। और तभी वो अपने शू को पकड़ के उसको एक मेमोरी याद आने लगती है कि किसी ने उसको ये शूज गिफ्ट किए थे और वो उनको पहना भी रहा था। और इसी बारे में वो डॉक्टर से बात करने लगता है। तो डॉक्टर कहती है कि ये तो अच्छा है, तुम्हें अपनी कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, अपनी फैमिली के बारे में याद आ रहा होगा। वो ज़रूर तुम्हारी फैमिली ही होगा जिसने तुम्हें शूज़ गिफ्ट किए होंगे। बट किंग सेन इसके टेंशन में था कि अगर मेरी कोई फैमिली है, कोई लोग मुझको प्यार करते हैं, तो वो मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। पर डॉक्टर उसको समझा देती है कि धीरे धीरे तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी और तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। और फिर वो उससे कह देती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ से डिस्चार्ज होना पड़ेगा। और क्योंकि अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स का कुछ पता नहीं है तो तुम मेरे घर पे आके रह सकते हो। उनकी बात सुन के किंग सेन उनको थैंक यू बोल देता है और वो कह देता है कि मैं अभी थोड़ा सोच के बताऊंगा। फिर दिखाते हैं डोंगजू इंटरव्यू के लिए आ जाता है। वो ठीक से आंसर भी नहीं दे पा रहा था, फिर भी इंटरव्यूअर उससे पूछ भी रही थी कि उसको इस नॉवल का आइडिया कहाँ से आया। तो डोंगजू उसको बताने लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, मेरी ज़िंदगी कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, मैं डिलीवरी तक का काम कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, सब कुछ मेरे लिए ख़त्म होता जा रहा था। मगर तभी एक दिन लाइटनिंग हुई, एक मिरेकल सा हुआ और तब मुझे ये नॉवल मिला। तो इंटरव्यू कहने लगती है कि इसका मतलब कि आपको अचानक से एक आइडिया स्ट्रक हुआ और फिर आपने ये सब लिखना शुरू कर दिया। इंटरव्यू के बाद म्योंगसुक डोंगजू से बोलने लगता है कि तुझे इस टाइप के आंसर नहीं देने चाहिए थे और तू क्या ये मिरेकल वगैरह की बात कर रहा था, तुझे वहाँ पर थोड़े रेशनली आंसर देने चाहिए थे। तो डोंगजू कहने लगता है तुझे क्या पता, मैं इतनी गरीबी में जिया हूँ, मेरे लिए तो सब कुछ एक मिरेकल ही था। और फिर म्योंगसुक उससे कहने लगता है कि तुझे कल के लिए सॉरी नहीं बोलना चाहिए। तो डोंगजू कह देता है कि इसमें हाँ बस मेरी इतनी गलती थी कि मैंने पहले पंच मारा था, फिर तूने भी तो मुझे पंच किया, तो फिर सॉरी की इसमें ज़रूरत ही क्या है। उसकी बात सुन के म्योंगसुक कहने लगता है कि चल हाँ मुझे पता है तेरे में बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो चल इसलिए मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया। पर डोंगजू भी कह देता है कि तू हमेशा ना मुझे इस पैसे से दबाने की कोशिश करता रहता है, तूने मेरी मॉम के बारे में ऐसा बोला था इसीलिए मैंने तुझे पंच किया था, लेकिन चल सॉरी, तेरे इतने प्रिटी फेस को मैंने ख़राब कर दिया उसके लिए सॉरी। फिर दिखाते हैं ह्यूनसो और डिटेक्टिव ली फिर से उस क्लब की ऑनर से बात करने के लिए जाते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि जब यहाँ से उस दिन डायरेक्टर गए थे तो उनको इस क्लब की कार से नहीं भेजा गया था बल्कि उनको किसी और ने ही पिक किया था। तो क्लब की ऑनर बोल देती है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर दिखाते हैं ह्यूनसो अपनी टीम के साथ बात करने लगती है कि डायरेक्टर को क्लब से ही किसी ने उठा लिया था और उस आदमी ने मास्क पहन रखा था, तो इसलिए उसका फेस भी किसी ने नहीं देखा है। और फिर उनको पता चलता है कि दोनों मर्डर केसेस में जो वुडन पीस मिला था वो सेम मटेरियल का बना हुआ था। और तभी ह्यूनसो देखती है कि उसको एक बुक रिसीव हुई है, वही डोंगजू वाली। और तभी उसके पास डॉक्टर का फ़ोन आ जाता है। वो उसको बता देती है कि उस पेशेंट को होश आ चुका है, अब उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसीलिए ह्यूनसो हॉस्पिटल में जाती है किंग सेन से मिलने के लिए और वो उसको बता देती है कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हें सबसे पहले मैंने ही रिसीव किया था, मगर अब मेरी यूनिट चेंज हो चुकी है, तो वो उसका अपना कार्ड दे रही थी। और जैसे किंग सेन उसका कार्ड टच करता है तभी वो सब कुछ देख लेता है उसकी मेमोरीज के बारे में और साथ में ये भी कि ह्यूनसो के एक पार्टनर की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड थी। और जैसे किंग सेन उन सारी मेमोरीज को देखता है ह्यूनसो भी रोने लगती है। तभी वहाँ पर डोंगजू आ जाता है और वो देख लेता है कि किंग सेन ने फिर से कुछ किया होगा, तो वो ऐसी बातें घुमानी शुरू कर देता है कि अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है, मैं इसका टेम्प्रेरी गार्जियन हूँ। तो इंस्पेक्टर कहने लगती है कि अभी तक हमें तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और किसी मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट भी नहीं है, तो क्यों ना हम ऐसा करें, तुम्हारे बारे में कुछ बैनर्स वगैरह लगा दे, तुम्हारी उस पर इन्फॉर्मेशन लिख दे, तो उससे ज़रूर कुछ हेल्प मिलेगी। और डोंगजू भी कह देता है कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, मैंने पहले सोचा ही नहीं था इसके बारे में। और फिर इंस्पेक्टर जाते जाते डोंगजू से बोल देती है कि उस बुक के लिए थैंक यू, मैंने वो पढ़ लिया, काफ़ी अच्छी है। और जब वो चले जाते तो डोंगजू सोचने लगता है कि किस बारे में मुझे थैंक यू बोल रही है।
फिर दिखाते हैं कैंगसेन डोंगजू से बोल देता है कि डॉक्टर ने मुझसे बोल दिया है कि अब मुझे डिस्चार्ज होना है और उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ रह भी सकता हूँ, बट मैं उनके साथ रहूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो डोंगजू कहने लगता है कि तुम मेरे साथ क्यों रहोगे? तो कैंगसेन कहता है तुमने मेरा एक्सीडेंट किया था, अब तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी ना। तो डोंगजू कहने लगता है जब डॉक्टर कह रही है तो उनके साथ रह लो, बट कैंगसेन कहता है कि उनकी फैमिली है, मैं उनको ऐसे परेशान नहीं कर सकता हूँ और तुमने ही कहा था तुम अकेले रहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बट डोंगजू कह देता है कि लास्ट में तो सब अकेले ही होते हैं ना, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ती है, सबको अपना बोझ खुद ही संभालना पड़ता है। तो डोंगजू बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि कैंगसेन उसके साथ रहे, बट कैंगसेन कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए रहना चाहता हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, मैं कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है। वैसे तो डोंगजू मान नहीं रहा था, मगर फिर वो कहता है कि ठीक है तुम मेरे साथ ही रह लेना। और फिर कैंगसेन कहता है कि जल्दी से वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद मुझे उस जगह को देख के कुछ याद आ जाए। डोंगजू का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि वहाँ पर जाए, तो वैसे बहाने बनाने लगता है कि अभी तुम्हें डिस्चार्ज भी नहीं किया गया है, अभी काफ़ी सारे प्रोसीजर करने हैं और ये करना है वो करना है। तो कैंगसेन कहता है कि सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, बस हमें यहाँ से जाना ही है। तो डोंगजू कहने लगता है कि इन कपड़ों में थोड़ी ना जाओगे, तो पहले कपड़े भी तो लाने पड़ेंगे। तो कैंगसेन कहता है कि कपड़े भी यहीं पर हैं, डॉक्टर ने उसके लिए कपड़े भिजवा दिए थे। और फिर जाते जाते कैंगसेन डोंगजू से बोल देता है कि उसको अभी एक काम और करना है, नर्सेस के साथ फोटो खिंचाने, क्योंकि नर्स का बहुत मन था कि वो डोंगजू के साथ एक फोटो ले। और फोन को देख के भी कैंगसेन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज था कि इससे हम फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। और जब वो जा रहे थे तो उसको जीपीएस भी बहुत ज़्यादा नया लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा शौक था कि इसमें पूरा मैप चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था। बट डोंगजू कहने लगता है कि इन सब चीज़ों से शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है, शौक तो मुझे इस चीज़ का है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं, तुम्हें टेलीपैथी पता है, तुम्हें टेलीपोर्टेशन पता है। और फिर कैंगसेन भी कहने लगता है कि पता नहीं मुझे तुम्हारा नाम बहुत सुना सुना सा लगता है। और फिर वो बिल्डिंग्स देखने लगता है कि कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। फिर दिखाते हैं पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर आके हिंसू को डांटने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि तुम डिपार्टमेंट में वापस आ गई। हिंसू कहने लगती है कि मैं यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती नहीं आई हूँ, यहाँ पर मुझे अपॉइंट किया गया है और तब मैं अपनी जॉब कर रही थी और अभी मैं सिर्फ अपनी जॉब ही कर रही हूँ। तो वो इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि अगर तुम नहीं होती तो मिनवू की डेथ कभी नहीं होती, उसकी डेथ सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुई है। बट हिंसू कहने लगती है सिर्फ मैं अपना काम कर रही थी। तो वो इंस्पेक्टर कहने लगता है कि हाँ, किसी मैरिड मैन को सेड्यूस करना यही तुम्हारा काम था ना। तो हिंसू को भी गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि अगर आगे से तुमने कभी ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। फिर दिखाते हैं एक्सीडेंट साइट पे पहुंच के कैंगसेन कहने लगता है कि ये तो वो जगह है ही नहीं जहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मुझे तो याद है मैं गलियों में से भाग रहा था, ऐसी पतली पतली गलियाँ थी और वहाँ पर काफ़ी सारे घर भी थे। तो डोंगजू कहने लगता है कि यहाँ पर तो ये जगह ऐसी थी और यहाँ पर कोई छोटे छोटे घर नहीं है और यहाँ पर कोई गली भी नहीं है। तो कैंगसेन कहने लगता है कि शायद तुम्हें याद ना रहा हो, तुम ये कह रहे थे उस दिन काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह थी। पर डोंगजू कह देता है कि सच्ची में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम कह रहे हो, तुम अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गए और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। और फिर वो उसको समझाने लगता है कि तुम्हें पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, अब तुम जिंदा हो, अब तुम प्रेजेंट के बारे में ही सोचो, पास्ट का जान के क्या करोगे। तो कैंगसेन कहने लगता है कि फिर भी मुझे अपना पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। फिर डोंगजू से कहने लगता है कि बचपन में मैं इधर साइड ही रहता था, मगर अब बहुत साल हो चुके हैं और अब तो मुझे इस जगह का कुछ याद भी नहीं है, तो इसलिए हमें अपने पास्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और तभी कैंगसेन को एक छोटा सा बच्चा दिखता है और वो उसी का पीछा करने लगता है। डोंगजू भी परेशान हो जाता है कि कहाँ कहाँ भाग रहा है, वो भी फिर कैंगसेन का पीछा करना स्टार्ट करता है। फिर वो देखता है कि कैंगसेन एक घर के आगे जाके खड़ा हो गया है और फिर डोंगजू भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। और तभी कैंगसेन वहाँ पर जो वो पेंटिंग सी बनी हुई थी दीवार पे उसको टच करता है, उसको टच करते ही ब्लू सी लाइट निकलने लगती है और डोंगजू भी परेशान हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी वहाँ से कैंगसेन गायब हो जाता है और डोंगजू वहीं देखकर रह जाता है कि अब ये कहाँ चला गया, मैं इसको कहाँ पर ढूंढूं। फिर दिखाते हैं कैंगसेन एक घर में पहुंच जाता है, वहाँ पर एक छोटा सा लड़का सो रहा था। वो छोटा बच्चा बहुत ही ज़्यादा वीक था और वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे रैपर्स पड़े थे, वो उठ भी नहीं रहा था और सारी चीज़ें वहाँ पर खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। और दूसरी साइड डोंगजू ही परेशान हो रहा था कि कहाँ पर चला गया। वो काफ़ी सारे लोगों से पूछ रहा था कि किसी को पता है कि ये चौक से पेंटिंग यहाँ पर किसने बनाई है, बट उसको कुछ पता नहीं चलता। और फिर कैंगसेन भी दरवाज़ा खटखटाने लगता है कि कोई गेट खोले और तभी उसको याद आने लगती है कि वो भी एक बार ऐसे ही रूम में बंद था, उसके साथ वहाँ पर एक लड़का और था और दोनों की कमर पे ही बहुत सारे घाव थे, जैसे दोनों को बहुत ज़्यादा मारा गया हो और दोनों ही दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि कोई दरवाज़ा खोल दे। दूसरी साइड डोंगजू भी परेशान हो रहा था, वो थक गया था, वो सोचने लगता है कि उसके पास तो सुपर पावर्स हैं, अपने आप ही घर पे आ जाएगा। और तभी उसको कैंगसेन की आवाज़ सुनाई देने लगती है, वो हेल्प के लिए बोल रहा होता है। तो डोंगजू खुद चिल्लाने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे कुछ तो बताओ। तभी फिर से वो उस पेंटिंग को देखता है, उसमें उसको एक पोस्ट बॉक्स दिख जाता है। दूसरी साइड दिखाते हैं कैंगसेन जैसे ही उस बच्चे को टच करता है उसको दिख जाता है कि उसकी मदर उसको यहाँ पर बंद करके गई है। और कैंगसेन सोच लेता है कि मुझे कैसे भी करके ये गेट खोलना ही होगा। वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और तभी वहाँ पर उस बच्चे की मदर भी आ जाती है और इतने कैंगसेन भी गेट खोल देता है
और फिर वो अपनी पावर से उसका गला घोटना स्टार्ट कर देता है। इतने में डोंगजू भी वहाँ पर पहुँच गया था उस पोस्ट बॉक्स की हेल्प से, और वो आवाज़ लगाने लगता है कैंग सेन को कि अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ रिप्लाई करो। कैंग सेन पे तो भूत सा सवार हो गया था, उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो ह्यूमन कहने का अधिकार भी नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और वो तो उसका बिल्कुल गला घोट ही देने वाला था कि इतने में उसको डोंगजू की आवाज़ आ जाती है, और डोंगजू की आवाज़ सुन के उसको फिर से एकदम से होश आ जाता है। इतने डोंगजू को भी आसपास ढूंढ रहा था कि कहीं उसको कैंग सेन दिखे, उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है, और जैसे वो उस घर में जाने के लिए था, इतने में कैंग सेन उस बच्चे को लेके एकदम से आ जाता है कि इसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर दोनों उस बच्चे को हॉस्पिटल ले आते हैं, और डॉक्टर उन दोनों को थैंक यू बोल देती है कि अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकता था, मगर तुमने उस बच्चे की जान बचा ली। तो कैंग सेन कह देता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ डोंगजू ने ही किया है। और फिर जब कैंग सेन अंदर चला जाता है तो डॉक्टर डोंगजू को बताती हैं कि कैंग सेन की कमर पे बहुत सारे निशान हैं और वो काफ़ी पुराने हैं, तो उससे यही लगता है कि बचपन में उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है। और डोंगजू भी वो सारे निशान देख लेता है। और फिर डोंगजू थोड़ा सा उसको चीयर अप करने के लिए आ जाता है, बेड पे लेट जाता है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया। उसकी बात सुन के कैंग सेन कह देता है कि तुमने तो काफ़ी अच्छी स्टोरीज सुना दी, पुलिस को तो तुमने सब कुछ झूठी बताया है। तो डोंगजू कह देता है कि अच्छा तुम्हें उसको ये बताता कि एक लड़का है, उसके पास सुपर पावर्स हैं, वो सुपर पावर से उस बच्चे के पास पहुंच गया, उसने उसको बचा लिया, पुलिस मुझे ही पागल समझती, एटलीस्ट मेरी स्टोरी पे उन्होंने बिलीव तो कर लिया। बट कैंग सेन कह देता है कि उस लड़के की मदर ने सब कुछ देख लिया था। तो डोंगजू कह देता है कि तुम्हें लगता है उसकी बात पे कोई विश्वास करेगा, वैसी वो पागल सी औरत थी। और फिर वो कैंग सेन से बोल देता है कि कल को मैं तुम्हें डिस्चार्ज करा दूंगा और फिर तुम मेरे साथ ही घर पे रहने के लिए आ जाना। तो उसे सुन के तो कैंग सेन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। फिर डोंगजू से कह देता है कि अब तुम्हें अपने लिए कोई नेम भी बना लेना चाहिए, इतने टाइम से मुझे तुम्हारा कुछ नेम का पता ही नहीं है। और फिर डोंगजू अपने फ्रेंड से बात करता है, पुलिस फ्रेंड से, वो उसको एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाता है कि ये आदमी आया था तुम्हारे घर पे, इसने कुछ कीमती तो नहीं चुराया है ना, और क्या तुम इसको पहचानते हो। बट डोंगजू कहने लगता है कि इसका फेस तो क्लियर दिख नहीं रहा है, इसको मैं पहचानूंगा कैसे। तो उसका फ्रेंड कह देता है कि तू फिर पुलिस में रिपोर्ट कर दे, दोबारा भी तो आ सकता है ना वो यहाँ पर डोंगजू कह देता है कि नहीं नहीं मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, और फिर अब तूने सीसीटीवी वगैरह लगा दिए हैं तो पुलिस में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अब तो पुलिस में रिपोर्ट करना क्यों नहीं चाह रहा है, तू मुझसे जरूर कुछ छिपा रहा है ना, बात क्या है बता मुझे। अच्छा मैं समझ गया, ये तेरा स्टॉकर होगा, तो इतना फेमस हो चुका है, तेरी बुक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई है। तो डोंगजू भी कहने लगता है कि हाँ इसने मुझे एक बार फ़ोन किया था और इसको मेरी एंडिंग पसंद नहीं आई। तो उसका फ्रेंड कह देता है कि अब तुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा, तो इतना फेमस है और इस टाइप के साइको का तो ज़रूर कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बट डोंगजू कह देता है कि नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे फिर परेशान नहीं करेगा, तो तू इतनी टेंशन मत ले। तो उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अब तो तू बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तेरी मॉम भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। फिर दिखाते हैं डोंगजू की मॉम अपने रेस्टोरेंट में होती है और वहाँ पर डिनर करने आता है वही किलर जिसके हाथ पे निशान था। तो इनकी बातों से पता चलता है कि ये नॉर्मली यहीं पर खाना खाने के लिए आता है। फिर दिखाते हैं उसी क्लब में जिसमें वो 4 बहुत अमीर लोग आते थे, उसी में टेमन बात कर रहा होता है कि हमारे फ्रेंड्स में से 1-2 लोग गायब हो चुके हैं। तो उसका दूसरा फ्रेंड कहने लगता है कि मुझे तो लग रहा है ये सब कुछ उसी वजह से हो रहा है जो हमने 27 साल पहले किया था। बट टेमन कह देता है कि उस टाइम मेरे डैड ने सब कुछ सॉल्व कर दिया था, तो उसके बारे में तुम सोचो मत। और म्योंग सुक भी उसका छोटा भाई है, तो वो अपने भाई म्योंग सुक के बारे में बात करने लगता है कि उसको ये सारी जगह पसंद नहीं आती है। वो उसी क्लब के ऑनर से कहने लगता है कि क्योंकि उसकी मदर भी ऐसी जगह पर काम करती थी ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता होगा यहाँ पर आना। तो वो ऑनर उससे गुस्सा होकर चली जाती है कि तुम्हें अभी भी इसी चीज़ की पड़ी है कि किसी का बैकग्राउंड कैसा था। फिर दिखाते हैं जिसके हाथ पे निशान था काई, वो भी जब अपने कपड़े चेंज करता है तो उसकी कमर पे भी वही सारे निशान दिखाते हैं जैसे कि कैंग सेन की कमर पे थे। फिर दिखाते हैं मीडिया उसी बच्चे के बारे में बात कर रही होती है कि उसकी मदर ने उसको कई सालों से बेसमेंट में बंद करके रखा था और एक हफ्ते में ही वो उसको खाना ला के देती थी। और फिर मीडिया में ये भी चल रहा होता है कि उस बच्चे को जिसने बचाया वो हमारे सबसे ज़्यादा फेमस ऑथर डोंगजू हैं। डोंगजू की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सब जगह उसी के चर्चे चल रहे होते हैं। उसकी मॉम भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरे बेटे ने कितना अच्छा काम किया है। पब्लिशिंग हाउस में चीफ एडिटर म्योंग सुक से कह रही होती है कि अब डोंगजू इतना फेमस हो रहा है तो ये बुक की पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा है, उसको बहुत सारे इंटरव्यू की कॉल आ रहे हैं। तो म्योंग सुक कह देता है कि मैं उसको अभी कॉल करके बताता हूँ। और फिर वो डोंगजू को कॉल करता है और उससे पूछने लगता है तूने न्यूज़ देखी। तो डोंगजू कहता है कि नहीं। तो म्योंग सुक कहता है कि जब तुझे इंटरव्यू बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो तू ऐसे काम करता ही क्यों है जिससे तेरे पास इंटरव्यू आ ही जाते हैं। पर डोंगजू कहने लगता है कि नहीं ना, मुझे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। तो मैं उसे कहता है तो इसके बारे में अब क्या समझूं मैं, तुझे फिर उस बच्चे को बचाने की जरूरत ही क्या पड़ी थी, अब तूने उस बच्चे को बचा लिया है तो तेरी तारीफें होंगी, तुझे इंटरव्यू देने पड़ेंगे। इतने में म्योंग सुक कहता है, डोंगजू पहले ही फोन कट कर देता है। फिर डोंगजू पे न्यूज़ सुनता है, उसको पता चलता है कि वो फिर से इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। उसी को इस बात पे गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने तो उन सबसे कहा था कि मेरा नेम बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होना चाहिए, मुझे और ज़्यादा फेमस नहीं होना है।
और तभी उसकी डोरबेल बजती है। इंस्पेक्टर उससे मिलने के लिए आई थी। दूसरी साइड हॉस्पिटल में कैंगसेन लिफ्ट में होता है और तभी उसको सामने एक लेडी दिखती है। इतने में लिफ्ट बंद हो गई थी और वो लेडी भी कैंगसेन को देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है। फिर कैंगसेन वहाँ से चला तो जाता है, मगर फिर उसको भी कुछ लगता है तो वो वापस जाता है उस लेडी से मिलने के लिए। दूसरी साइड इंस्पेक्टर डोंगजू से पूछ रही होती है कि तुमने मुझे बुक क्यों सेंड की थी। डोंगजू कहता है कि नहीं, मैंने तो बिल्कुल भी सेंड नहीं की थी, मुझे तो तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता है। दूसरी तरफ कैंगसेन को वो लेडी दिख जाती है और कैंगसेन उससे पूछने लगता है कि क्या आप मुझे जानती हैं। तो वो लेडी कहने लगती है कि पहले मुझे लगा था कि शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, मगर वो मुझसे गलती हो गई थी। फिर भी कैंगसेन उससे पूछने लगता है कि क्या सच में मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसको आप जानती थी। तो वो लेडी कहने लगती है कि तुम वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल मेरी एज का था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर डोंगजू से पूछ रही होती है कि तुम्हें इस बुक को लिखने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया, क्या किसी केस ने किया था, क्योंकि जैसे इंसिडेंट इस बुक में लिख रहे हैं ऐसे ही रियल लाइफ में हो रहे हैं। क्या ये बुक सच्ची में तुमने ही लिखी है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।